हेलो दोस्तों, बच्चों, प्यारे साथियों, आप सबको क्वेश्चन पूरा एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का हमने लगभग 28 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी अभी लिखेंगे। पहले 29 क्वेश्चन को देखिए। इसमें दो कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं, हम बताते हैं। कह रहा 3 incandescent bulbs 100 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 3 बल्ब हैं और तीनों 100 वाट के हैं और सीरीज में जुड़े हैं। मतलब यू हैव सपोज बल्ब नंबर ये मान लो फर्स्ट है और ये बल्ब नंबर सेकंड है और सपोज ये बल्ब नंबर थर्ड है और ईच आर कनेक्टेड इन वाट सीरीज। ये भी 100 वाट का, ये भी 100 वाट का, ये भी 100 वाट का। ये क्वेश्चन में मेंशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। ये कहता है फर्स्ट केस सेकंड नंबर में चलते हैं, है ना। तो सेकंड में चलिए, कहता है इन अनदर सर्किट, एक और सर्किट है, अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब वोल्टेज सेम है, यानी कि इनका जो वॉट है 100 वाट, इनका भी 100 वाट, वो सेम चीज है लेकिन पैरेलल में है। तो यहाँ बना देते हैं, वहां की जगह पर यहाँ पर बना देते हैं कि ये कंडीशन नंबर सेकंड में कहते हैं, ये सपोज ये बेटा एक बल्ब है, दिस वन इज 100 वाट, सेकंड बल्ब है, ये भी है, बोलो कितना बच्चों, 100 वाट का। ठीक है, फिर आपको मालूम है कि ये भी बल्ब है, बोलो कितना, 100 वाट का। और तीनों के तीनों जोड़ रखे हैं, बोलो किसमें, पैरेलल में। पैरेलल की आपको पहचान है, सबको पहचान है। पैरेलल में क्या होता है कि करंट अगर डिवाइड हो जाती है तो वो पैरेलल है, और अगर नहीं डिवाइड होती है तो सीरीज है। तो मतलब ये अगर कहीं सोर्स वगैरह जुड़ा होगा, ये हम समझने के लिए सोर्स बना दे रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट, समझने के लिए कह रहा हूँ, क्लियर। एसी सोर्स हो चाहे डीसी सोर्स हो, इस सोर्स में से अगर करंट सपोज डिवाइड नहीं होती, ये सीरीज है, दिस वन इज इन सीरीज। और अगर यही सोर्स, ठीक है, सेम सोर्स है, और यही चीज सोर्स अगर हम कह रहे हैं, सोर्स बोल रहा हूँ बार बार, डीसी एसी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। करंट यहाँ देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अगर करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो पैरेलल की पहचान है। अब देखने वाले को तो ये लगेगा कि ये सीरीज में है, एक जैसा है, सबको करंट बराबर मिल रही है। हाँ, बात तो करंट सही को बराबर मिल रही। यहाँ करंट तीनों में इक्वली डिवाइड हो गई। मतलब अगर यहाँ पर ये करंट सपोज आई है, ये करंट I/3, ये I/3। अच्छा, I/3 क्या हो गया, क्योंकि 3 बल्ब हैं। तो देखने वाले को तो ये कहेगा कि नहीं सर, यहाँ पर I है तो ये ज्यादा करंट होगा, और यहाँ I/3 है वो कम करंट होगा। क्या ये करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल गलत है। स्टोरी तो करेक्ट है, सीरीज पैरेलल की प्रोसेस करेक्ट है, लेकिन कंपैरिजन गलत हो गया। पूछो क्यों? देखो, अगर हम इसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस मान लो इसका R1 है, इसका भी R1 है, इसका भी R1 है, क्योंकि ईच है सेम वोल्टेज एंड सेम सोर्स से जुड़ा है, तो रेजिस्टेंस इक्वल है। तो R1 मान लिया, तो ये सब सीरीज में है। तो अब जब सीरीज का डेफिनेशन आपको याद करो, सीरीज का फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब R1 सब R1 है, तो कितने टाइम्स हो गए, 3R1। रेजिस्टेंस यू कैन सी, रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स। R1 नहीं मानना हो तो चलो R काहे के लिए R1 मान है, कोई बात नहीं, तो 3 टाइम्स हुआ। जो भी बल्ब का, एक बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, इस कॉम्बिनेशन में 3 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सही। अब इसमें आइए, इसमें देखिए, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बात में, अरे सर करंट में, ना 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 ना, यहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस हमने कहा R है, यहाँ भी रेजिस्टेंस R है ही R। अगर उधर R मानोगे तो भी R होगा, ये रूल ही है, क्योंकि सब सेम वोल्टेज के हैं और सेम सोर्स से जुड़े हैं। इसका मतलब ये पैरेलल का फार्मूला, अब हम बार बार वीडियो में बना रहे हैं कि पैरेलल का फार्मूला 3 तरीके से होते हैं। मैं यहाँ पर चूंकि सेम है इसलिए R/N लगाया, N 1 2 3, तो यानी इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/3। पढ़े लिखे बच्चों जैसे बात कीजिए, रेजिस्टेंस क्या है, 3 टाइम्स, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज हो गया, पैरेलल में रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गया। और हम पढ़ा चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो करंट कम हो जाती है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मान लो जा रहे हो, तुमको 2 लोग पकड़ ले, 3 लोग पकड़ ले, तुम जा नहीं सकते क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर थर्ड पार्ट का रेजिस्टेंस है, थर्ड पार्ट है मतलब बहुत कम है,
इसका मतलब है कि इसमें करंट को पास होने में करंट जरूर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन करंट ही थर्ड पार्ट आएगी, क्योंकि करंट ओम्स लॉ लगाओगे V इक्वल टू आई आर, जानो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपान ये R इन सीरीज, तो इसका मतलब है कि जो भी वोल्टेज है उसका 3R होगा। क्या बात चढ़ रही है? चढ़ रही होगी, बहुत सही। और यहां पर वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यू कैन सी, यहाँ पे वोल्टेज का अब देखो, देख लो यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 टाइम्स ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम यहाँ पर फार्मूले में रख ले बच्चों करंट के लिए, आई यहाँ पर एग्जांपल के लिए सीरीज लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें पैरेलल, तो फार्मूला वही है V अपान R, लेकिन यहाँ P लगा दिया, पैरेलल है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो V और RP की वैल्यू देखो तो R अपान 3 है, ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, मतलब 3 इंटू V अपान क्या R। यहां पर देखो V अपान R के पहले 3 है, यहां पर V अपान R के पहले क्या है बोलो, मतलब यहां अगर एक बल्ब में करंट आ रही है सपोज जो कुछ भी, ये देखो 3 है और ये करंट कुछ भी करंट है मतलब I, यहां पे करंट देखो I अपान 3, मतलब उल्टा हो गया, यहां I अपान 3 होना चाहिए, यहाँ I अपान 3 है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस इसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, ऐसा ना समझिएगा कि यार सर ये क्या पढ़ा रहे थे, अभी तो यहाँ I/3 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में जो करंट मिलेगी इन बल्बों को, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, जो मेन सर्किट की करंट पास होनी चाहिए उस सर्किट का 1/3 करंट पास होगी। 1/3 मतलब ब्राइटनेस एक का एक घट जाएगा, बल्ब का ग्लोनेस कम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। यानी यहां पर बल्ब कैसा दिखेगा, डिम, कैसा दिखेगा, डिम, धुंधुला धुंधुला, जैसे मैं अभी दिखाता हूं, धुंधुला धुंधुला ऐसे होता है, क्या आपको दिख रहा है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अभी ये समझना है, मैं उसको समझाने के लिए बोला था, ऐसा नहीं करेंगे, फिर आ गया तो ये कहानी समझ में आया, डिम हो जाएगा। लेकिन यहां पर करंट देखो I का 3 टाइम्स है, मतलब करंट जो मिल भी रही होगी, एक बल्ब की बात कर रहा हूं, उसका 3 टाइम्स हो गया, और कहीं टोटल I की बात करोगे तो और 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहां पर I/3 की वैल्यू इतना है 3 टाइम्स, मतलब करंट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा मिल रही है पैरेलल में, और सीरीज में करंट बोलो कम मिल रही है। आई थिंक समझ गए होगे। दूसरा यहां पर देखो वोल्टेज, बेटा वोल्टेज यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 पार्ट में वोल्टेज डिवाइड हो गया। अगर ये V है तो यहाँ पर एक बात और बता दें, बहुत अच्छी बात, चर्चा होगी तो बात सुन लो। अगर इसका वोल्टेज V है, इस वाले बल्ब को मिलेगा V/3, इसको भी मिलेगा V/3, इसको भी मिलेगा V/3, मतलब वोल्टेज क्या हो गया, घटते घटते घट गया। यहाँ पर बताया ना, अगर इसको लगाते तो 1/3 यानी 9 टाइम्स हो जाता। इस एक बल्ब को करंट अगर चाहिए, एक बल्ब को करंट चाहिए तो V की जगह पर V/3 आता, तो यानी यहाँ V/3 तो 3 जा कितना हो जाता 9, मतलब उसके एक बल्ब के करंट का 9th पार्ट करंट इसको मिलेगा। अगर यहाँ एक करंट 1 एम्पियर की आती है तो इसमें 1/9 करंट होगी। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि सीरीज में करंट घट जाएगी, पैरेलल में करंट बढ़ जाएगी, इसीलिए आपके घरों का अप्लायंसेस किसमें जोड़े जाते हैं, पैरेलल में। ये कल भी शायद वीडियो बनाए थे, तो यार उसका तो जवाब नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन सीआई जो कह रहा था उसको हमने जवाब दे दिया। तो क्या क्वेश्चन था, ये कहानी समझ में आ गया ना, पैरेलल में है, सेम वोल्टेज है, ठीक है। आगे आओ, तो कह रहा है विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस, ना, आंसर है क्या सेम ब्राइटनेस होगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको सिंपल एक लाइन में आंसर लिखना है नो। अब इन्होंने बोल दिया जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर में आप ये बताना, एक लाइन में वर्डिंग बोलना, सर इन पैरेलल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख दोगे तो बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वोल्टेज ड्रॉप्ड इन इक्वली 3 पार्ट्स, सो द करंट आल्सो डिक्रीजेस। अब करंट डिक्रीजेस तो पावर का फार्मूला होता है P = V × I, तो V भी घट गया, V भी घट गया, I भी घट गया, पावर भी घट गया, और जो पावर की वजह से ब्राइटनेस आ रही वो भी घट गया। इसका मतलब सर इनका ब्राइटनेस सडनली का है,
जैसे करंट करो घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट decreases, voltage also equally divided into three parts, that's why power also decreases and the bulb will glow dim। ये कंडीशन हो गया। आइए इसमें बात करेंगे कि सर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिवाइडेड इन वन थर्ड ऑफ ईच बल्ब का वन थर्ड एंड करंट इंक्रीजेस 3 times for this circuit, current increases for 3 times and the power also increases, so the brightness of each bulb will be more। इसलिए ये बल्ब क्या हो जाएगा, ज्यादा ब्राइट करेगा। ये देखो ये ज्यादा ब्राइट कर रहा है, दिख रहा है ये, हाँ ये पैरेलल में ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए सीरीज में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैं मजाक कर रहा था, फिर भी इसका मतलब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ सर्किट गेट फ्यूज्ड। अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, शायद एक दिन वीडियो बनाए थे। विल द रेस्ट ऑफ बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट। चलो तो इसका आंसर आप लोग बताइए, ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या सही है। बोलो 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 बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सबको पढ़ाया गया है, सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा पढ़ा है और जिस तरह से आउटपुट आप लोग दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस साल बोर्ड का, है ना। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मैच कीजिए कि क्या आप लोगों ने भी यही आंसर दिया है। एक बल्ब सपोज इस सर्किट का कोई कौन सा बल्ब चाहते हैं, ये वाला कोई बल्ब, मान लो कि बेटा ये बल्ब जो है सपोज फ्यूज हो गया, तो जैसे फ्यूज होगा तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, यानी यहां से करंट बेटा जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब करंट जाना बंद हो जाएगा तो ये बल्ब और ये बल्ब दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। मतलब इनका ब्राइटनेस जो डिम तक था ही जीरो हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस तो गया ही, साथ में करंट भी नहीं जाएगी। तो जब करंट नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि ऐसा लगेगा स्विच ऑफ हो गया, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, करंट नहीं जाएगी। चाहे कोई भी बल्ब, ये वाला कि नहीं है, इसको बोलोगे तो भी नहीं होगा, इसको बोलोगे तो भी नहीं, मतलब कुल मिला के किसी भी कंडीशन में आप देखोगे, सीरीज की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी कंडीशन में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट होगी, और सर्किट इनकम्प्लीट के कारण पूरा का पूरा सर्किट इनकम्प्लीट होगा एंड द रेस्ट ऑफ बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो नो। तो आंसर हो जाएगा नो ग्लो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट है। लेकिन इसमें पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देखिए अगर सपोज ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाए, सर्किट में ये फ्यूज हो जाए, लो फ्यूज हो गया, इसका पीछे वीडियो देखिएगा, ये जरूर बंद हो जाएगा पर बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी ग्लो करेंगे, जिस ब्राइटनेस से कर रहे थे उसी ब्राइटनेस से करेंगे। इसका मतलब है कि इसमें बल्ब ग्लो करेगा, इसमें ग्लो नहीं करेगा। तो गिव रीजन, तो रीजन ये बताना कि सर्किट सर इनमें इनकम्प्लीट हो जाएगा बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे बोलना ईच बल्ब इज कनेक्टेड इंडिविजुअली, इसलिए इसके एक ऑफ होने से, एक के फ्यूज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी रेस्ट बल्ब में, क्लियर है, और वो ग्लो करेंगे। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आंसर भी है। तो मैं समझता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है पर मुझे क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन ये कहता है स्टेट ओम्स लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ओम्स लॉ को स्टेट करने के लिए कह रहा है हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और एनसीईआरटी में भी है, तो इसका आंसर बहुत अच्छा है। सीधा सीधा आपको पहले तो बच्चों ओम्स लॉ लिखना है और बताना है। पहले तो मैं इसको एक स्टोरी बता देता हूँ। 1827 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम सबको मालूम है, क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया। रिलेशन में उन्होंने क्या किया कि 2, 3, 4 सेल लिए, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, और एक वायर लिया, अमीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया, अमीटर टू मेजर द करंट, वोल्ट मीटर तो मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मेजर करने के लिए, और सर्किट एक बनाया उन्होंने। उस सर्किट को बनाने के बाद मैं आपको सर्किट को
बताना चाहूंगा। ये बोल रहा है ना हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, तो स्टेट तो हम बाद में बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इनका कहना था बेटा कि मान लो हमारे पास एक सेल है, ध्यान देना, सेल नंबर फर्स्ट, क्लियर? यस सर। अब इस सेल के बाद बेटा यहां पर सबसे पहले जोड़ दिया, बोलो क्या, एक अमीटर, ठीक है। सेल का कनेक्शन इन्होंने क्या किया, एक नाइक्रोम वायर लिया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि नाइक्रोम वायर एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, बहुत सारे मेटल का एक ग्रुप होता है जिसमें वो उसके रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। नाइक्रोम के बारे में कुछ और भी बातें हम आपको बता दें, उसकी रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी नॉर्मल मेटल के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होती है, क्लियर है, मेटल के रिस्पेक्ट में। अच्छा, उसको हम कुछ देर से बताते हैं। तो सपोज बेटा इन्होंने ये कहा कि एक सेल लिया और ये मान लो एग्जांपल के लिए 0.5 मीटर का एक नाइक्रोम वायर लिया, नाइक्रोम वायर के साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। मेरी बात समझना। अच्छा, इसको थोड़ी थोड़ी बातें बहुत अच्छे समझने वाली बात है। ये माइनस होगा और ये ध्यान दो, ये चूंकि टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसलिए ये प्लस से जुड़ा है, ये माइनस से है तो ये माइनस से, क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें बहुत समझने की बात है। तो सपोज सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने साथ में की लगा दिया, ये मान लो हमने की लगा दिया, और जैसे ही की को ऑन किया तो सर्किट हुई कंप्लीट। सर्किट सबको मालूम है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ इज कॉल्ड व्हाट, सर्किट। तो उस सर्किट को जैसे ही कंप्लीट करोगे तो ये सर्किट में से पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा। ये मालूम होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्ट मीटर होता है जो मेजर करता है वोल्ट को। अब यहाँ पर 0.5 मीटर नाइक्रोम वायर में ध्यान से समझना, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले जब इस सेल को यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो इस वोल्ट मीटर में और इस अमीटर में कुछ रीडिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, मैथमेटिक्स में जैसे टेबुलर फॉर्म बनाइए, एक तरफ क्या करिए, एक टेबल बनाइए। बच्चों जैसे छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, समझना। पहले हमने एक सिंगल सेल लगाया, सिंगल सेल लगाया, ध्यान से समझिएगा, एक ही सेल लगाया। और उस सेल, मान लो यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं सिल्वर, ठीक है। सेल आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंगल सेल लगाएंगे, क्लियर बच्चों। तो सिंगल सेल लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ अमीटर लगा दिया, यहाँ इनका रीडिंग है, ठीक है, वोल्ट में, और ये किस में है बोलो, एम्पियर में, ये रीडिंग हमने लिख दिया, क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर सिर्फ एक सेल लगाया, सपोज सिंगल सेल लगाया। सिंगल सेल लगाने के बाद कुछ न कुछ तो रीडिंग आएगी, 100% रीडिंग आएगी, ये हम अभी आपको नहीं बता सकते, फिर भी ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा। एक अंदाजा से हम कहते हैं, मान लो यहाँ पर सपोज यहाँ 2 वोल्ट मिला, सपोज, ये मेरा कहने का मतलब है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो। और यहाँ पर सपोज करंट मिली, जो सपोज मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ करंट मिली 0.2 एम्पियर की, ये पहला काम हुआ, स्टेप फर्स्ट। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है कि 2 सेल ले लेना है। तो 2 सेल लेने के बाद इसके साथ अब की को ऑफ कर देना, ऑन ना करना, ये ऑफ ऑन ऑन में कनेक्ट करना, पहले ऑफ करना और फिर ऑफ करने के बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल से सेल के दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दो और फिर नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ दो। आई होप समझ गए। तो इसका मतलब कितने सेल जुड़ गए, 2 सेल जुड़ गए। तो सेल कितने हो गए बच्चों, 2 सेल हो गए, क्लियर है, 2 सेल्स हो गए। अब जैसे सेल 2 बढ़ाओगे तो 100% इस सेल का वोल्टेज और इस सेल का वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट। एक अंदाजा बता रहा हूँ, सेल आपके हिसाब से होगा कितना होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर जैसे ही वोल्टेज लगाओगे तो इसमें करंट पास होगी और करंट की रीडिंग, ध्यान दो, की को ऑन करने के बाद, बोला की के ऑन करने के बाद आप देखोगे कि वोल्टेज हो जाएगा 4 और कुछ करंट बढ़ेगी। तो करंट को भी आपको नोट कर लेना है, देख लेना करंट कितनी आएगी। मैं एक अप्रॉक्स लेके चलता हूं कि मान लो 0.4 एम्पियर की करंट आ गई, सपोज कह रहा हूं, क्लियर है, ठीक है ना। और फिर आपको इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में सेल इसकी को फिर ऑफ करना और फिर एक सेल लगाना, और सेल लगाने का स्टेप वही है, मतलब इसके नेगेटिव टर्मिनल को इसका पॉजिटिव से जोड़ देंगे और फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल इस
सर्किट से जोड़ देंगे, यानी सेल नंबर कितना हो गया बोलो, 3 सेल हो गए। तो सेल 3 हो गए। आ रहा है मेरी समझ में? यही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका मतलब है फिर से की को ऑन कर देंगे, पहले की को ऑफ करना भला, फिर यहाँ 6 वोल्ट हो गया सपोज, यहाँ मान लो 0.6 एम्पियर, ये हम सपोज कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट चूंकि वो बोल रहा है तो आप सपोज लिख सकते हो, आप सपोज लिखोगे आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर बेटा ये एक्टिविटी को एक बार 2 बार और ले सकते हो, जैसे 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ऐसे ही मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ही है तो हम सपोज एक ही सेल और ले लेते हैं, तो सेल एक और ले लोगे तो कितने 6 सेल हो जाएंगे, 4 सेल। ये कहानी कर लेना, और यहाँ पर भी इसको ऐसे बोलो क्या करना, कनेक्ट करना। आई होप समझ गए। तो जैसे कनेक्ट कर दोगे तो ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब ये अकॉर्डिंग टू सर्किट के हिसाब से कि यहाँ से आपको दिखाया जाता है कि पहले एक सेल जोड़ा, फिर दूसरा सेल जोड़ा, फिर तीसरा सेल जोड़ा, फिर चौथा सेल जोड़ा। ये प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं, पहले फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, एंड बोलो क्या, फोर्थ सेल। तो आप देखो एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह से डैश 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 बना है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डैश 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 क्या है, अरे डैश डैश कुछ नहीं, पहले एक सेल लगाया, दूसरा सेल लगाया, तीसरा सेल लगाया, चौथा सेल लगाया, ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया। अब मान लो 4 सेल कनेक्ट किया, सपोज मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग बार बार कंटिन्यू, और यहाँ पर ये करंट अवेलेबल हो गया 0.8 या 0.9 ऐसा कुछ करके आया। अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, बचपन में पढ़े हो कि आप लोग ग्राफ बनाओगे, तो क्या करना बेटा, ग्राफ में से ग्राफ पेपर उठाना और ग्राफ ड्रॉ करना। तो सपोज यहाँ पर भी लेना, यहाँ आई, या आई यहाँ भी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, यू आर फ्री, है ना। लेकिन ये रूल है कि ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस में रूल है बेटा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखी जाती है, वाई एक्सिस में क्या बोलो, डिपेंडेंट क्वांटिटी रखी जाती है, ये रूल है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं सपोज हमारी मर्जी से कि यहाँ पर मैंने भी ले लिया, सपोज ऑन द वाई एक्सिस, और यहाँ पर मान लो क्या बोलो, एक्स एक्सिस में करंट ले लिया, करंट को मेजर किया किसमें, एम्पियर में, इसको लिख दिया बोलो किसमें, वोल्ट में। अभी वैल्यू लिख लो, तो जैसे यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए 0.2, फिर यहाँ पर 0.4, देख लो 0.2, 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए करंट लिख दिया। फिर ऐसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए वोल्ट 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ पर 6 है ना, फिर यहाँ पर बोलो क्या है, 8 है, ऐसे 10 है, ऐसे आप लोगों ने मेंशन कर दिया। ये सब कुछ मेंशन है भी, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिखा, थोड़ा आप साफ साफ दूर दूर लिखना, थोड़ा सुंदर लिखना, इस तरह से गंदा नहीं बनाना, बिल्कुल स्केल उठाना, स्केलिंग करना बोर्ड में, बहुत सुंदर बनाने का जरूरत है आपको, क्योंकि नीट एंड क्लीन का बोर्ड मार्क्स देता है। फिर क्या करना है स्केल से, तो मान लो हमारे पास स्केल है, स्केल के नाम पर तो हमारे पास स्टिक है, ये हमारे पास स्टिक है। हम एक मेजरमेंट के लिए, जैसे यहाँ एक देखो मैथ में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मान लो V2 है और करंट जो है बोलो क्या है, करंट जो है, करंट को I से लिखना चाहिए, है ना, करंट को I से लिखना चाहिए। तो कितना है बोले 0.2, मतलब V के सामने 2, करंट के सामने 0.2, तो आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एक डॉट्स लगा देना, ये कहानी कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0.4 है, तो इसको भी ऐसे इंक्रीज करना, इसको भी करना, यहाँ भी डॉट लगा लेना, कर लोगे। और इसी तरह से 6 का बेटा इसी तरह से 0.6। आप जब स्केल से बनाओगे ना, प्रॉपर स्केलिंग सिस्टम करोगे ना, तो ये बहुत सुंदर बनेगा। तो देखो मैंने ऐसे घिना घिना बना दिया, अगर आप देखते थे ये देखो लाइन टेढ़ी है, गड़बड़ है, अब प्रॉपर बनाना, क्लियर है। फिर इसी तरह से ये आपको इस तरह से अरेंज कर लेना है। जो अच्छे बच्चे होंगे मेरी बात क्लियर समझ रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को बेटा आपको ज्वाइन कर देना है, तो जब ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन आपको मिल गया, ये ध्यान से समझना, जब कभी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो इसका मतलब है इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ये एक्सपेरिमेंट किया और वेरीफाई कर दिया। तो ओम्स लॉ है क्या, तो 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने ये कहा, यदि टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट किया जाए तो इस सर्किट में बहने वाली जो करंट है उसमें अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ रहा है, चलो आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द अक्रॉस, potential difference applied across the end of conductor
is directly proportional to current flowing through the circuit when temperature remain constant। तो मतलब सीधा सीधा कर है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी applied across the end of conductor is directly proportional to current, ये जो करंट है ऐसे आएगा करंट प्रोपोर्शनल टू करंट आई। कंडीशन लगा दिया इन्होंने, कंडीशन अभी हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं चेंज होना चाहिए, वायर की जो थिकनेस है वो नहीं बदलनी चाहिए, मोटा है एक तरफ पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। टेम्परेचर जो प्रोसेस कर है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। ये सब कहानी अगर आपकी क्लियर है तो भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी एक बार फिर से बोल देता हूं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस the end of conductor is directly proportional to current flowing through the circuit when physical condition does not change। ये ओम्स लॉ है, क्योंकि इसी ओम्स लॉ से स्ट्रेट लाइन आया। तो इन्होंने कहा कि अगर v प्रोपोर्शनल टू i है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट का नाम मान लो लिख दिया r और फिर क्या लिख दिया i। तो ये v इक्वल टू आर आई या v इक्वल टू आई आर, ये है बोलो क्या बोलो ओम्स लॉ। अच्छा यहां से जो r निकालोगे वहां जगह नहीं है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपान आई। इसका मतलब इसको भी कह सकते हो कि r जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है और जो करंट हमें ऑब्टेन हुई उन दोनों का रेशियो है। और अगर एक रेशियो कांस्टेंट है तो ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यानी ग्राफ हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब v और i का रेशियो, देखो ना v और i का रेशियो, हर जगह v और i का रेशियो कांस्टेंट है। यही ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है। अब इसमें अगर कोई पूछता है कि r की यूनिट क्या होती है तो यूनिट आप r बोलो बच्चों ओम होती है। ओम, साइंटिस्ट बड़े बदमाश थे, बदमाश ने कहना नहीं कि लड़ाई चल जाएगी, भाई पाठक जी तो बदमाश कह रहे थे। बदमाश का मतलब है कि उनके सम्मान में, उनके ऑनर में रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। अच्छा इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाया गया है ना। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो कह दूंगा कि भाई आप भी कह सकते हो कि सर आप तो फिजिक्स की कोचिंग चला रहे हैं, इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस रखते हैं, कुछ रहा क्यों नहीं नाम रखें। तो मेरी मर्जी ऐसे, इनकी मर्जी, ओम्स लॉ दिए और ओम का सिंबल भी दिया। ठीक है, आई थिंक समझ गए। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मान लो कोई 1 सेंटीमीटर वायर है तो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कोलिजन के जो भी लगेगा, और अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बहुत सारे कोलिजन होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। मतलब लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे कॉमन सेंस की बात दौड़ाओ, तुम मेरे पास कोचिंग से आ रहे हो, पास से कोचिंग आओगे, तुम्हें कम परेशानी हो रही, कोई बहुत दूर से आ रहा है लकोड़ा से, तो दूर से आने से उसको ज्यादा परेशानी हो रही है, उसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग लेंथ। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर, हालांकि पूछा नहीं है फिर भी बता दे रहा हूँ, दूसरा हो गया कि लेंथ के बाद एरिया के साथ इसका रिलेशन इन्वर्सली है। रेजिस्टेंस अगर एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाता है। क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट है टेम्परेचर के साथ भी छेड़खानी है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हालांकि सबके बार कह रहा हूँ, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के लिए अलग रूल है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग है, एलॉय के लिए अलग है, समझ रहे हो। अगला इसमें पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि डज इट होल्ड अंडर ऑल द कंडीशन, क्या ये सभी कंडीशन के लिए होल्ड करता है? तो आंसर होगा नो, नहीं। नो मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर दो या फिजिकल कंडीशन चेंज कर दो, फिजिकल कंडीशन में मैंने बताया लेंथ वगैरह चेंज कर दो, तो अगर ये चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि हर कंडीशन के लिए ट्रू नहीं है। दूसरी बात, अगर वो मेटल ना होकर के नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। अच्छा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता उसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रू नहीं है। नॉन ओमिक में आता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से बना हुआ ट्रायोड, बाल्ब, है ना, ये सब चीजें आते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो
यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका सिर्फ आंसर है डज इट होल्ड अंडर ऑल द कंडीशन, आंसर होगा नो। एग्जाम्पल में ये बता देना, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा।